नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी स्नातकोत्तर अध्यापकों की जो परीक्षा होगी उस परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंध में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। वीडियो को आरंभ करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी ऐसी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिल सके और आप उन वीडियोस को देख सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी स्नातकोत्तर अध्यापक का जो पाठ्यक्रम जो होगा वो किस प्रकार का होगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिंदी स्नातकोत्तर अध्यापक का पाठ्यक्रम जो है वो बता दिया है कि कौन सा पाठ्यक्रम होगा। जो विद्यार्थी पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कर रहे थे, उनको अब थोड़ा सा अपना जो तैयारी का जो जिसको बोल सकते हैं तैयारी का थोड़ा सा उनको परिवर्तन अपनी तैयारी में करना होगा। तैयारी में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा व्यापक स्तर पर ये तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये पाठ्यक्रम पुराने पाठ्यक्रम से बहुत व्यापक स्तर पर ये जो पाठ्यक्रम यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो परीक्षा होगी दो भागों में होगी, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पहला पेपर 1 और पेपर 2, जो पहला पेपर होगा वो जो होगा एक क्वालिफाइंग पेपर जिसको बोलते हैं कि वो पेपर क्वालिफाइंग पेपर होगा। उसके बाद जो पेपर 2 आपका होगा, ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे, जो कि आपके जो आपका हिंदी विषय है उससे संबंधित होगा। ठीक है, पेपर 2 होगा जिस मेरिट, इसी के आधार पर जो आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और ये जो पेपर 2 है ये भी आगे दो भागों में होगा। ठीक है, आइए विस्तार से जानते हैं। पहले हम बात करेंगे कि जो पेपर 2 होगा आपका, ठीक है, पेपर 2 का पार्ट 1 जो कि हिंदी विषय से संबंधित है, तो उसमें कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से विषय यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में से कौन कौन से विषय यहाँ पर हमारे पास हैं। पहला है प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्योतिहास। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य जो इतिहास है वहां से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास। ठीक है, इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास जो हमारे पास यहाँ पर जो एक विषय है। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा। ठीक है, और हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण, जो हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न जो आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे अपनी जो परीक्षा में। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकाल से संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक है, आदिकाल, सिद्ध और नाथ साहित्य, प्रमुख कवि और रचनाएं। ठीक है जी, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो हमें यहाँ पर याद करनी होगी, उनको पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आएगा रासो काव्य। रासो काव्य में से प्रमुख प्रवृत्तियां और उनकी रचनाएं हमें पहले यहाँ पर पढ़नी होंगी। हिंदी जैन साहित्य पढ़ना होगा। ठीक है जी, हिंदी जैन साहित्य के प्रमुख रचनाएं पढ़नी होगी। अमीर खुसरो की हिंदी कविताएं। ठीक है, अमीर खुसरो की हिंदी कविताएं यहाँ पर हमें देखना होगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर भक्ति कालीन हमारे पास अगला जो विषय है, भक्ति कालीन। भक्ति काल में से संबंधित हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, भक्ति काल की वैचारिक पृष्ठभूमि, भक्ति काल की पृष्ठभूमि यहाँ पर हमें पूछी जाएगी कि भक्ति काल किन कारणों से जो भक्ति काल जो आरंभ हुआ। ठीक है, भक्ति काल की पृष्ठभूमि, क्या क्या कारण थे कि जो लोग एकदम से भगवान की ओर जो उनके परिवर्तित हो गए, क्या कारण था, वो पृष्ठभूमि के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक संस्कृति कारण। ठीक है, जो भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रकार हुआ और सांस्कृतिक, वही चीज की पृष्ठभूमि पहले पढ़ेंगे। उसके बाद कारण, उस पृष्ठभूमि में क्या आ जाएगा, पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम यहाँ पर कारण बताएंगे कि भक्ति काल किन कारणों से, क्या कारण थे, सामाजिक सांस्कृतिक कौन कौन से कारण थे जिस कारण जो है भक्ति काल एकदम से जो लोगों में जो भगवान की ओर उन मतलब भगवान की ओर परिवर्तित हो गए। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनकी वैचारिक आधार, उनको हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय,
ठीक है, कौन कौन से संप्रदाय थे, ठीक है, और उनके वैचारिक जो हमें आधार वहां पर पढ़ने होंगे, ठीक है। उस जैसे कि संत काव्य परंपरा पढ़नी होगी, प्रमुख प्रवृत्तियां काव्य रचनाएं, संत काव्य, ठीक है। उसके बाद सूफी काव्य, प्रमुख प्रवृत्तियां और कवि और रचनाएं। उसके बाद राम काव्य, प्रमुख प्रवृत्तियां और कवि और रचनाएं। उसके बाद कृष्ण काव्य परंपरा, प्रमुख प्रवृत्तियां और कवि, उन जो कवि पढ़ने होंगे, रचनाएं पढ़नी होंगी। देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो है कवि, ज्यादातर जो परीक्षा में क्या पूछा जाता है, ठीक है, वो वहां पर पूछ लीजिए, कवि की रचनाएं पूछ लेंगे, या रचनाओं को हमें रचनाएं पूछ ली जाएंगी, रचना किसकी लिखी हुई रचना है, रचना कब लिखी गई थी, रचना जो, ठीक है, जो भी किसी कवि की या किसी जो भी काव्य रचना है कब उसको लिखा गया था, रचा गया था, ऐसे प्रश्न ही यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रीति काल में आपको उत्तर मध्यकाल, रीति काल जिसको उत्तर मध्यकाल बोला जाता है, रीति काल की जो रीति काल युगीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीति काल की हमें पृष्ठभूमि पढ़नी होगी, रीति काल का नामकरण एवं सीमांकन, ठीक है, रीति काल का समय क्या रहा है वो हमें यहाँ पर देखना होगा, और रीति कवियों का आचार्य तत्व, ठीक है, रीति कवियों का आचार्य तत्व, यहाँ पर जो है रीति काल से संबंधित प्रश्न ये हो गए। उसके बाद रीति काल के प्रमुख काव्य धाराएं हमें पढ़नी होंगी, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त जो काव्य धारा है, ठीक है, और इसके जो रीति काल की प्रमुख रचनाएं और कवि, ठीक है। हर एक काल, कोई भी काल है उसके कवि और रचनाएं तो हमें पढ़नी ही होंगी, ठीक है, क्योंकि रचनाएं और जो कवि हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे ही, और यही परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है पद्य साहित्य, ठीक है, पद्य साहित्य में देखो, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य से अलग अलग प्रश्न जो यहाँ पर पूछे जाएंगे। पद्य साहित्य में से आधुनिक काल युगीन प्रवेश, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि हर एक काल की हमें करनी है, आर्थिक जो उसकी पृष्ठभूमि में आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, जो राजनीतिक, सारे के सारे जो हमें वहां पर जो स्थितियां हैं उनको हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या था, 1800 संस्कृति की जो क्रांति थी, ठीक है, और उसके कैसे उसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण लेके आई, वो चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है। भारतेंदु और उनका युग, प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं, भारतेंदु युग हमें पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद द्विवेदी युग हमें पढ़ना है, द्विवेदी युग सारे का सारा प्रमुख कवि रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। छायावाद, प्रमुख छायावाद पढ़ना है, ठीक है। आधुनिक काल का जो काल विभाजन किया गया है, आधुनिक काल को आगे जो भागों में बांटा गया है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सब कुछ हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद छाया जो छाया उदोत्तर जो है हिंदी कविता, प्रगतिवाद जो मैं अभी बोल रहा था, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारी की सारी हमें हर एक यहाँ पर एक एक जो भाग को, एक एक काल को यहाँ पर पढ़ना होगा कि प्रयोगवाद के प्रमुख कवि रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, प्रगतिवाद, छायावाद, ये सारी की सारी हमें विस्तार से आधुनिक काल के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ने होंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है समकालीन हिंदी कविता, प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं, ठीक है जी। समकालीन हिंदी कविता, प्रमुख कवि, यहाँ पर हमें प्रवृत्तियां उसकी पढ़नी है, कवि और रचनाएं, ये जो विषय यहाँ पर जो आपको दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आधुनिक गद्य काल की। पद्य के बाद गद्य काल आता है, हमारे पास गद्य साहित्य आता है। तो गद्य साहित्य के अंतर्गत हमें पढ़ना है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, ठीक है। उसके बाद नव जागरण आंदोलन और आधुनिक काल, ठीक है जी। हिंदी की विविध गद्य विधाएं और उनका उद्भव और विकास यहाँ पर देखना होगा। हिंदी कहानी का विकास, प्रमुख कहानियां, आंदोलन, कहानीकार, रचनाएं जो है हिंदी कहानी, मतलब हिंदी कहानी का पूरे का पूरा हमें जो हिंदी कहानी संबंधित, अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो हमें हिंदी कहानी की प्रमुख, हमें यहाँ पर कहानी, आंदोलन और कहानीकार और रचनाएं ये देखनी होगी, कौन कौन सी प्रसिद्ध कहानियां हैं, ठीक है, कहानीकार कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, ये सारे का सारा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, उसके बाद उपन्यास हमें पढ़ना होगा, उपन्यास का उद्भव और विकास, प्रेम,
चंद पूर्व उपन्यास कौन से हैं? प्रेमचंद्र उनका युग और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, ठीक है, और समकालीन हिंदी उपन्यास, ये हमें देखने होंगे उपन्यास में से। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युगीन, प्रमुख नाट्य कृतियां एवं नाटककार, ठीक है जी। हिंदी नाटक में से हमें ये देखना है। उसके बाद हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास, रचनाकार और रचनाएं, हिंदी निबंध, ठीक है, उसमें हमें रचनाकार और रचनाएं पढ़नी है, ठीक है जी। उसके बाद हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, प्रमुख आलोचक और उनकी रचनाएं, स्त्रीवादी आलोचना, ये जो विषय, ठीक है, ये भी नया विषय यहाँ पर डाला गया है, तो इस विषय को भी यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, रेखा चित्र, ठीक है, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, रचनाकार और उनकी रचनाएं, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर हमें जो हिंदी गद्य विधाएं हैं वो सारी की सारी यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। विविध अस्मिता विमर्श, अस्मिता विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श का वैचारिक आधार, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार और रचनाएं, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पर ये भी विषय आपको देखने को मिलेगा, हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव एवं विकास, ठीक है जी। तो मतलब कहने का है कि बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ पर जो पाठ्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पर विद्यार्थियों के समक्ष रखा गया है। तो विस्तार से अगर ये पाठ्यक्रम आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका ये देखिए कि विद्यार्थियों के हमें कमेंट भी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि सर ये जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा सिलेबस दे दिया गया है, इसकी तैयारी कैसे होगी? तो देखिए मानता हूँ कि कठिन कार्य है परंतु असंभव नहीं है। कठिनता है, कठिन कार्य है, कठिनताएं आएंगी, परंतु ये भी देखिए कि जब आप इतने विषयों को पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान कितना बढ़ेगा, आपका ज्ञान विस्तार जो होगा इसके बाद अगर ये पूरे का पूरा पाठ्यक्रम आप पढ़ लेते हैं तो आपका इतना ज्ञान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान, आपका ज्ञान जिसको बोल सकते हैं ज्ञान अर्जन के लिए ये पाठ्यक्रम को ज्ञान के लिए पढ़िए, ठीक है। आपको नॉलेज कितनी होगी इस पाठ्यक्रम को पढ़ने से, और जैसे कि मैंने बोला कठिनाई आएगी पर असंभव नहीं है कि आप इसको अगर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको जल्द ही मतलब परीक्षा से पहले पहले इस पाठ्यक्रम को आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं साहित्य शास्त्र एवं साहित्य आलोचना, ठीक है। साहित्य जो हमारे पास साहित्य शास्त्र एवं साहित्य आलोचना में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे? भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य के प्रकार। काव्य शास्त्र में से ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे, काव्य लक्षण कौन से होते हैं, काव्य हेतु कौन से होते हैं, काव्य प्रयोजन और काव्य के प्रकार, ठीक है जी। उसके बाद रस संप्रदाय, रस संप्रदाय में रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सहृदय की अवधारणा, ठीक है। अलंकार संप्रदाय, अलंकार सिद्धांत की प्रमुख रचनाएं, अलंकारों का वर्गीकरण एवं प्रमुख सिद्धांतकार। अलंकार जो हमें यहाँ पर पूछे जाते हैं, अलंकार बहुत ही जो जिसको बोल सकते हैं प्रमुख विषय है अलंकार। अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको इस विषय के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा, और अलंकार आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अलंकारों से संबंधित प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय हमारे पास रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति एवं शैली, रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति की अवधारणा, भेद, वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनावाद, ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं, ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि ध्वनि काव्य की प्रमुख भेद कौन से हैं, औचित्य संप्रदाय, औचित्य सिद्धांत एवं प्रमुख रचनाएं एवं भेद, ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपको पढ़ना होगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन विरेचन सिद्धांत हमें पढ़ना है। लोजाइंस का औदात्य सिद्धांत यहाँ पर पढ़ना है। वुडवर्ड्स का काव्य भाषा का सिद्धांत, ठीक है। कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, ठीक है जी। मैथ्यू आर्नोल्ड का आलोचना का स्वरूप, ठीक है। टी एस इलियट का
निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा एवं अवधारणाएं। ठीक है जी, ये जो है उसके बाद आई ए रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत यहाँ पर हमें पढ़ना है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आधुनिक समीक्षा की प्रमुख पद्धतियां एवं वैचारिक दर्शन। उसके अंतर्गत मार्क्सवाद हमें पढ़ना है, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, शैली विज्ञान, नई समीक्षा, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। ठीक है, देरिदा की विखंडन की अवधारणा, उत्तर आधुनिकतावाद। देखिए, ठीक है, ये जो विषय जो है इनकी आने की संभावना है। उसके बाद हिंदी भाषा और उसका विकास, इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शूरसैनी, मगधी, अपभ्रंश, मतलब भाषा का विकास हमें पढ़ना है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण यहाँ पे पढ़ना है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। ठीक है जी, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी, ये जो भाषाएं, इनका हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। उसके बाद हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वामनिम व्यवस्था, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, कैसे वर्गीकरण होता है हिंदी की ध्वनियों का, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। ठीक है जी, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, रूप। ठीक है, हिंदी की वाक्य रचना भी, यहाँ पर वाक्य रचना भी पढ़नी है। ठीक है, हिंदी भाषा प्रयोग की विविध रूप, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। ठीक है, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, यहाँ पर कंप्यूटर और हिंदी, कंप्यूटर का हिंदी में क्या प्रयोग है ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का जो हिंदी पढ़ाने में, हिंदी शिक्षण में, या फिर हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर का वहाँ पर क्या योगदान है, ऐसे जो विषय होंगे हमें यहाँ पर पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हिंदी की संवैधानिक जो स्थिति, देवनागरी लिपि विशेषता एवं मानवीकरण। ठीक है, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। हिंदी साहित्य के अध्ययन हेतु निर्धारित प्रमुख रचनाएं, भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन हिंदी काव्य में से हमें कबीर ग्रंथावली, ठीक है, कबीर ग्रंथावली में से पद संख्या 108 से 209 जो है वो हमें पद, उनके अर्थ, वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली, ठीक है, जो मानसरोदक खंड और नागमती वियोग खंड, ये हमें पढ़ना है। तुलसीकृत रामचरितमानस का उत्तरकांड से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, उत्तरकांड हमें पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत सार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनके सौजन्य, ठीक है, जो है पद संख्या 21 से 70 जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। मीराबाई की पदावली से विश्वनाथ त्रिपाठी पद संख्या 1 से 20, बिहारी सतसई पद संख्या 1 से 50, घनानंद कवित कवि संख्या 1 से 30, ये हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। आधुनिक काव्य में मैथिली शरण गुप्त, साकेत, नवसर्ग यहाँ पर पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, श्रद्धा और आनंद सर्ग। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये यहाँ पर हमें पढ़नी है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन, नौका विहार। ठीक है जी, महादेवी वर्मा का मैं नीर भरी दुख की बदली, बीन बीन भी मैं हूं तुम्हारी रागनी भी हूं, यह मंदिर का द्वीप, इसे निक जलने दो। ठीक है, इसे निक नहीं, इसमें इसे निक जलने दो, फिर विकल है प्राण मेरे जो तुम आ जाते हो एक बार। महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा को यहाँ पर पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, तृतीय अंक हमें पढ़ना है। नागा अर्जुन, अकाल और उसके बाद शासन की बंदूक, मनुष्य हूं, ये। ठीक है, आगे का कालगी बाजरे की असाध्य वीणा, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, मुक्ति बोध का अंधेर में और ब्रह्म राक्षस। ठीक है, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, मुक्ति बोध का। ठीक है, ये सारे के सारे हमें अध्ययन करने होंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा के जंगल बनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, धूमिल, ठीक है, काल दर्शन, रोटी और संसद और मोचीराम। ठीक है, ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। आधुनिक हिंदी गद्य में से हमें क्या पढ़ना है,
गद्य में से देखिए हमारे पास उपन्यास, कौन कौन से उपन्यास हमें पढ़ने हैं, गोदान पढ़ना है, मैला आंचल, ठीक है, एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, उसके बाद तमस आपका बंटी, ये सारे के सारे उपन्यास पढ़ने होंगे। ठीक है, कहानी कौन कौन सी हमें पढ़नी है, एक टोकरी भर मिट्टी, ईदगाह, आकाशदीवी, पत्नी, रोज, वापसी, परिंदे, ठीक है, तीसरी कसम, जिंदगी और जोंक जो कि अमरकांत की है, और ज्ञान रंजन पिता। ठीक है, ये जो कहानियां हमें पढ़नी होंगी, इन कहानियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। नाटक कौन कौन से पढ़ने हैं, अंधेर नगरी, ठीक है जी, उसके बाद चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, एक सत्य हरिश्चंद्र और अंधा युग, ये सारे के सारे नाटक हैं। निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, शिव शंभू के चिट्ठे जो कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, ये जो हमें निबंध निबंध की अन्य गद्य विधाओं में से ये पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र की जो हमारे पास कविता क्या है, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घीसा और आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, ये जो सारे के सारे जो यहाँ पर विषय जो हमें पढ़ने होंगे। तो दोस्तों ये तो थे आपके हिंदी से संबंधित कौन कौन से विषय यहाँ पर पूछे गए हैं, हिंदी से संबंधित कौन कौन से यहाँ पर जो आपको इन विषयों से संबंधित जो आपको परीक्षा में जो आपके प्रश्न पत्र में इन विषयों से संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद पार्ट 2 जो आपका होगा, ठीक है, 20 मार्क जो 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और जो हमने अभी पार्ट 1 डिस्कस किया, पार्ट 1 के बारे में जो हमने विचार विमर्श किया, वो आपका होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 नंबर का वो होगा, 20 नंबर का ये होगा, तो 100 नंबर का आपका जो पेपर यहाँ पर 2 होगा। ठीक है जी, और ये जो पार्ट 2 होगा ये आपका होगा जो आपने बीएड में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, उन बीएड के जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक यहाँ पर आपके पास होंगे, जैसे नॉलेज एंड एक्वायरिंग प्रोसेस यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस, इंडियन नॉलेज सिस्टम में वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम आपको पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में मीनिंग, नेचर, मोड्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, अप्रोचेस टू एजुकेशन। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, वहां पर पूछा जाएगा। फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड नीड। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वेरिएबल्स, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एकेडमिक अचीवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ये जो सारे के सारे विषय हैं, ये जो सारे के सारे टॉपिक्स आपको जो बीएड में आपने पढ़े होंगे, ठीक है, वो टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर आएंगे। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो आपको टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, टाइप एंड लेवल्स ऑफ टीचर एजुकेशन एंड प्रोग्राम्स। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन आ गया। टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं, लर्निंग, लर्नर एंड लर्निंग। ठीक है जी, रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड पिलर्स ऑफ लर्निंग, ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, जो टीचर एजुकेशन की फील्ड में है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, किसमें जो यहाँ पर हमें डिस्कशन विद द रेफरेंस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास है 2020 की, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, उसके जो हमें चैलेंजेस हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने हैं। टीचर एजुकेशन से में कौन कौन से ये जो चैलेंज है, टेचर एजुकेशन में कौन कौन से चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं और करने पड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेडागोगी एंड टेक्नोलॉजी, पेडागोगी एंड टेक्नोलॉजी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा। हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ये ऐसे जो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे यहाँ पर। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आपको पूछा जाएगा एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इंक्वायरी, ट्रेनिंग, ये जो टीचिंग मॉडल्स हैं। ठीक है, ये जो टीचिंग मॉडल्स है यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट जो यहाँ पर मॉडल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यहाँ पर मॉडल है, इंक्वायरी जो ट्रेनिंग मॉडल है, एडवांस ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ये जो मॉडल्स यहाँ से पूछे जाएंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग आपसे पूछे जाएंगे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हाउ टू प्रिपेयर द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, TLM जिसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, उसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है, ये सारे सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे रिलेटेड टू TLM, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से जो आपसे संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, ICT जिसको बोला जाता है, ठीक है, ICT से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा इट्स मीनिंग यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज कैसे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किया जा रहा है, कैसे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम इंप्रूव कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं विद द यूज ऑफ ICT, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्वयं एंड मोक्स, ठीक है जी, जो ओपन कॉन्सेप्ट, जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में कॉन्सेप्ट होगा, जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जिनको कोई भी जो इनको ज्वाइन कर सकता है, इनका जो बेनिफिट ले सकता है, ठीक है, उनसे पूछा जाएगा कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। डिजिटल इनोवेशंस इन द स्कूल एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो डिजिटल इंटीग्रेशंस इन स्कूल एजुकेशन एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये जो यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है। तो ये सारे का सारा आपका पाठ्यक्रम था हिंदी का, ठीक है, जिसमें हमने पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट, जो आपका विषय है, विषय संबंधित जो आपका हिंदी विषय है उससे संबंधित पाठ्यक्रम यहाँ पर हमने बात की। और जो उसका जो हमारे पास पार्ट 2 है जो कि बीएड से रिलेटेड है, बीएड में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसी से संबंधित यहाँ पर टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं। और ये जो टॉपिक हैं आपको जो बीएड का, हमारे यहाँ पर जो बीएड का जो भी फैकल्टीज होंगी वो आपको यहाँ पर जैसे भी है ये टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ पर पाठ्यक्रम। आशा करता हूँ कि अब पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको शंका है फिर भी आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो फ़ोन नंबर मिलेगा, ठीक है, तो उस फ़ोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। तो वीडियो में कमेंट करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई जो दे दिया जाएगा, ठीक है। परंतु जहाँ तक मुझे आशा है कि अब देखिए पाठ्यक्रम आपके समक्ष है, पाठ्यक्रम आपके पास है, बस पाठ्यक्रम के अनुसार आपको अब जो है अपनी तैयारी को शुरू करना है बस। और दोस्तों हमारा यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं कि हमारा हिमाचल हिंदी पीजीटी के जो बैचेस हैं वो भी चल रहे हैं। अगर किसी विद्यार्थी को हमारा हिंदी हिमाचल का जो पीजीटी का बैच है उसको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी की पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार हमें जो इस बैच को ज्वाइन करना, जहां पर आपको ये संपूर्ण विषय जो है विस्तार से अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको ज्ञानवर्धक वीडियो लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि ये जो वीडियो है और भी विद्यार्थी आपकी तरह और भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर जो हम समाप्त करते हैं, यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ फिर से जो है आपको इस वीडियो से संबंधित जो भी शंका होगी वो शंका का निवारण आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।